हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और जिसके अंतर्गत हमारा ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें कहा गया है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत साथियों कौन नहीं है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। ऑप्शन सी यानी बिहारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन ही बोलियां हैं साथियों, और वो तीनों यही आपकी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यही तीनों क्या हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, बाकी और कोई नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका गलत है? जो पार्ट गलत है उसको बताओ। अगर कोई पार्ट नहीं गलत है तो ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है उसे चुनना है। तो यहाँ पर देखो, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को नहीं साथियों, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है ना। जलपान को नहीं, का होना चाहिए। तो जलपान को कौन से विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? त्रुटिपूर्ण है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करना है साथियों। आरोग्य, सन्यासी, व्यवहारिक, पर्याप्त। तो इनमें जो शुद्ध विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, आरोग्य। यही शुद्ध लिखा गया है। सन्यासी आपका गलत लिखा गया है। सन्यासी में ऊपर बिंदी आधा न उसके बाद यासी। सन्यासी में ऊपर ये बिंदी भी रहती है और आधा ना भी रहता है। व्यवहारिक में हा पर बड़ा की मात्रा होनी चाहिए। आधा वाह है, या पर आ की मात्रा है, उसके बाद वाह है, हा पर बड़ा की मात्रा रहेगी, है ना। उसके बाद रिक, तब सही होगा। और पर्याप्त तो आप जानते ही हैं, पर्याप्त आपका इस तरह से लिखा जाता है ना। तो आपके ये तीनों विकल्प अशुद्ध थे, लेकिन उनका शुद्ध रूप आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, और मैंने बता भी दिया। और इन चारों विकल्पों में जो शुद्ध था वो था आपका आरोग्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। पीपल, दिन, तेल, करोड़। तो देखिए साथियों, जो तत्सम होता है वो संस्कृत वाला शब्द होता है ना। और जो तद्भव होता है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है ना। तो यहाँ पर तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका ऑप्शन बी दिन है ना। दिन आपका तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बाकी सब तीनों पीपल, तेल, करोड़, ये सब आपके क्या हैं? तद्भव शब्द हैं हिंदी के, है ना। कह रहा है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना, वाक चतुर होना, अनुभवी होना। तो देखिए साथियों, इसका जो सही अर्थ है, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है आपका असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब असंभव कार्य करना। असंभव कार्य मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, क्षण प्रभा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? बहन का, रात्रि का, बिजली का, तारा का। तो देखिए साथियों, जो क्षण प्रभा होता है वह आपका बिजली का पर्याय है। किसका? बिजली, है ना। बिजली का पर्याय है। बिजली के पर्याय और भी बहुत सारे होते हैं। तड़ित होता है, चपला होता है ना।
तो क्षण प्रभा आपका बिजली का पर्याय है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रसारण का विलोम शब्द होगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? आकुंचन, संदर्शन, आरक्षण और प्रतिपादन। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? आकुंचन, है ना। प्रसारण का विलोम क्या होगा? आकुंचन। प्रसारण का मतलब होता है फैला देना, है ना। आकुंचन का मतलब होता है क्या? समेट देना, है ना, बटोर देना, इकट्ठा कर देना, है ना, यानी समेटना, समेटना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है, यही बताना है क्या होता है रूपक अलंकार। यहाँ पर परिभाषा ही दी गई है। उपमेय में उपमान की हीनता में, उपमेय से उपमान की हीनता में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान की समानता में। दोस्तों जब मैं आप लोगों को डिटेल क्लास दे रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था रूपक अलंकार की परिभाषा में क्या होता है। बिना किसी भेदभाव के, है ना, बिना किसी भेदभाव के उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, अर्थात अभेद रहित आरोप होता है। तो अभेद शब्द जब मिलेगा तो वह रूपक अलंकार के अंतर्गत रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। उपमेय उपमान के अभेद में, है ना, अभेद में आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विषम मात्रिक छंद वाला विकल्प है। विषम मात्रिक छंद वाले विकल्प को चुनना है। देखिए छंद में आपका एक सममात्रिक छंद होता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और एक होता है आपका विषम मात्रिक छंद, है ना। तो जो आपका विषम मात्रिक छंद है उस छंद की पहचान करना है। उल्लाला बरवे है, रोला गीतिका है, कुंडलियाँ छप्पय है और चौपाई हरगीतिका है। तो देखिए साथियों जो उल्लाला और बरवे होता है ये तो आपका सममात्रिक छंद होता है। रोला और गीतिका ये भी आपका सममात्रिक छंद होता है। सॉरी दोस्तों कुछ गलती हो रही है। जो उल्लाला और बरवे है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है ना साथियों। एक बार फिर से, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, है ना। ये उल्लाला और बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, रोला गीत का ये सममात्रिक छंद है, चौपाई हर गीत का ये भी सममात्रिक छंद है और जो कुंडलियाँ होता है साथियों ये आपका विषम मात्रिक छंद होता है। ये विषम मात्रिक कुंडलियाँ और छप्पय यही आपके क्या है? विषम मात्रिक छंद है। ऑप्शन सी हमारा क्या है साथियों? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है काजू किस भाषा का शब्द है? काजू किस भाषा का शब्द है? जापानी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी। तो जो काजू है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। काजू, बादाम इन सब की खेती की शुरुआत इन्हीं पुर्तगालियों ने ही की थी भारत में, है ना। तो ये काजू आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी सही सही कौन लिखा गया है? पूजनीय, 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 पूजनीय। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका शुद्ध वर्तनी है वो है आपका ऑप्शन बी, पूजनीय। जो यहाँ पर ऑप्शन बी में पूजनीय लिखा गया है यही साथियों हमारा शुद्ध होता है। ये पूजनीय आपका गलत होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? धराशायी, पातकी, लुंठित, पतित। तो देखिए साथियों गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपका होता है पतित, है ना।
पतित ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है। आगे चलते हैं। कह रहा है नौढ़ा का सही संधि विच्छेद है। नौढ़ा का सही संधि विच्छेद बताना है। नौ धन ऊढ़ा, न धन ओढ़ा, नौ धन ढ, नव धन उढ़ा। तो नौढ़ा का सही संधि विच्छेद होता है नव धन ऊढ़ा, बड़ा ऊ रहेगा साथियों, है ना, नव धन ऊढ़ा। और ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। नौढ़ा का संधि विच्छेद नव धन ऊढ़ा होगा। आ और ऊ का योग हो रहा है, और आ और ऊ का योग हो रहा है और ओ का निर्माण हो रहा है। ऐसे में क्या है, ऐसे में आपका गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभिकारी शब्द नहीं है, कौन अभिकारी शब्द नहीं है। देखिए साथियों, अभिकारी शब्दों की संख्या होती है कितनी, 4, है ना। विकारी शब्द भी 4 होते हैं, अभिकारी शब्द भी 4 होते हैं, है ना। और जो विकारी शब्द होते हैं, जो विकारी शब्द हैं उनकी भी संख्या 4 ही होती है। एक होता है आपका संज्ञा, दूसरा होता है आपका सर्वनाम, तीसरा होता है आपका क्रिया, तीसरा होता है आपका क्रिया, और चौथा होता है आपका विशेषण, है ना। ये आपके 4 होते हैं विकारी। अविकारी में आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण, ये तीनों आपके अविकारी होते हैं। जो विशेषण होता है ये तो विकारी होता है। तो अविकारी शब्द नहीं है ये पूछा गया था। तो अविकारी में आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ये तीनों है। और जो आपका ऑप्शन सी है ये अविकारी नहीं है बल्कि क्या है, विकारी शब्द है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है समूहवाची शब्द की पहचान करें। इन चारों विकल्पों में समूहवाची शब्द कौन सा है। भय, लेखकगण, पानी, दान। इन चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका समूह का बोध करा रहा है। तो इन चारों में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, लेखकगण। लेखकगण समूहवाची शब्द है, ये समूह का बोध करा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, गरीब नहीं, गरीबों शब्द क्या है। गरीबों शब्द यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, या भाववाचक संज्ञा होगा, या विशेष्य होगा, या विशेषण होगा। तो देखिए साथियों, जो गरीबों यहाँ पर लिखा गया है ये एक जाति का बोध करा रहा है ना। जैसे आप भी जानते हो अमीर गरीब, कुछ लोग कहते हैं ना इस धरती पर 2 ही जातियाँ हैं, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है ना। तो गरीबों ये आपका एक जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। इस वाक्य में जो गरीबों शब्द लिखा गया है वो जातिवाचक संज्ञा का को बता रहा है, दिखला रहा है, दर्शा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। जो साधु शब्द है, साधु जो होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। साधुआइन होगा, साधुआइन होगा, साधुनी होगा, साध्वी होगा। जो साधु है ये आपका पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होगा। इसका स्त्रीलिंग साध्वी। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताओ। देखिए साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर पूछा है स्वर होगा, या व्यंजन होगा, या वर्ण होगा, या वाक्य होगा। तो इन चारों में वाक्य ही सबसे बड़ा होता है, और यही आपका भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, वाक्य होगी, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अत्युक्ति में उपसर्ग है। ये जो आपका लिखा गया है अत्युक्ति, इसमें उपसर्ग चुनना है। अत, अधि, अति, दूर।
तो इसको तोड़ेंगे और टूटेगा अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। और जो ता पर बड़ी छोटी की मात्रा बना लगा है ना, ये छोटी की मात्रा क्या होगी, या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आ ता से जब छोटी की मात्रा हट जाएगी तो ता आधा बचेगा, और ये छोटी की मात्रा या बन जाएगी, और जो या ये इधर ऊ दिख रहा है ये छोटा ऊ की मात्रा बन जाएगा, और उसके बाद का पर छोटी की मात्रा होती है ना, तो हो जाएगा अत्युक्ति। तो यहाँ पर ई के बाद ऊ का योग हो रहा है ना। अब यहाँ पर आगे देखो आपका क्या है, अति, अतः अत्युक्ति में अति उपसर्ग होगा। और संधि अगर पूछ लिए जाएगा साथियों इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपका जो संधि होगा वो होगा आपका गुण का विपरीत यण संधि होगा, है ना। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यही हमारा साथियों अंतिम क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन कहीं पर मैंने कुछ अनर्गल बातें नहीं की। लेकिन लास्ट क्वेश्चन पर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट हमारे प्रोत्साहन में ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमारा पहला ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा है छा वर्ण किसके योग से बना है। तो इन चारों विकल्पों में आपको बताना है छा वर्ण किसके योग से बना है। तो यहाँ पर देखो छा वर्ण ना आधा का, उसके बाद आधा खष्टी सा, उसके बाद आ से बनता है। लेकिन जब हम इस आधा खष्टी सा और आ को जोड़ देते हैं तो आधा का और उसके बाद पूरा खष्टी सा ये वाला भी आपका होता है। तो ये आपका दो ही वर्ण दिख रहा है, इसीलिए खष्टी सा पूरा रहेगा, है ना। खष्टी सा पूरा रहेगा, का आधा रहेगा। और खष्टी सा पूरा तो आपका पहले और लास्ट वाले में है ना। लेकिन का आधा कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं साथियों दिखाना है। जल्दबाजी दिखाएंगे तो गलत भी हो सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।